हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सब अच्छे होंगे। आज फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपनी ही कक्षा हिंदी व्याकरण में। हमने बच्चों पिछली कक्षा में चर्चा की थी शब्द विचार पर। शब्द विचार के बारे में हम जल्दी से एक दोहरान कर लेते हैं, जिससे कि हमें अभ्यासमाला करने में कोई कठिनाई ना हो। तो शब्द विचार के बारे में हमने जाना था कि शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि शब्द जो है वो किसी वाक्य में प्रयोग होने पर पद बन जाता है। उसके बाद हमने जाना शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। तो शब्दों के वर्गीकरण के बारे में हमने जाना कि शब्दों को जो है उनका वर्गीकरण 4 रूपों में किया गया है। सबसे पहला जो रूप है वो है उत्पत्ति का या स्रोत का आधार। उत्पत्ति कैसे हुई? तो सबसे पहले प्राचीन काल में जो हमारी संस्कृत भाषा चलती थी, उसी से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ, उसी से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो उत्पत्ति का आधार है, सबसे पहले तो तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों आ गए हिंदी भाषा में। फिर है तद्भव रूप, जो कि थोड़े से रूप बदल गए, वो तद्भव शब्द कहलाए। देशज शब्द जो किसी क्षेत्रीय विशेष से आ गए, किसी बोली के द्वारा आ गए, वो देशज शब्द कहलाए। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से आ गए। इस तरीके से हमने दूसरा रूप जाना रचना का आधार, जिसमें हमने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जाना तीसरा जो था अर्थ का आधार, जिसमें हमने सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में जाना। उसके बाद जो था चौथा हमारा था प्रयोग के आधार पर, उस पर हमने जाना विकारी और अविकारी शब्द, और उसमें भी हमने 4 भेदों को जाना था कि विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण और क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं, जबकि अविकारी शब्द जो है वो समुच्चय बोधक, संबंधवाचक, क्रिया विशेषण और विस्मयवाचक शब्दों के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये तो रही हमारी पिछली कक्षा की बात, और जो हमने चैप्टर पढ़ा था शब्द विचार उसके बारे में। अब हम करेंगे इसी चैप्टर की अभ्यास माला। तो सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसमें हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द, वर्णमाला या शब्दमाला। तो हमें पता है कि वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है? शब्द। तो इसका उत्तर है शब्द। तो हम शब्द पर सही का निशान लगा देंगे। दूसरा हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में देशज शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द क्या होता है बच्चों? जो किसी क्षेत्रीय विशेष भाषा से या बोली से आता है। तो उसमें भी हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे चोर है, खिड़की है या दधी है। तो हम जानते हैं कि इसमें कौन सा शब्द है जो देशज शब्द है? वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन, खिड़की। इसलिए हम इस पे राइट का निशान लगा देंगे। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, वो पूछा गया है कि रूढ़ शब्द जो हमें विकल्प दिए गए हैं उसमें पूछा गया है इनमें रूढ़ शब्द है, इनमें रूढ़ शब्द है। तो इसमें भी हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला घर दिया गया है, दूसरा कमल दिया गया है और तीसरा दोनों, ये बताए गए हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा घर। इस पर हम टिक लगा देते हैं। फिर है हमारा चौथा, जिसमें पूछा गया है कि यौगिक शब्द है, इनमें यौगिक शब्द है। अब इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपकी
पाठ्य पुस्तक में एक ऑप्शन है रसोई घर और दूसरा है बैलगाड़ी। तो बच्चों ये दोनों ही जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द हैं, क्योंकि अगर इन शब्दों के हम टुकड़े करके देखें तो इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, यानी ये दोनों ही सार्थक शब्द हैं जिनसे मिलकर ये शब्द बने हैं। तो इसलिए हमारा इसमें आंसर होगा दोनों। तो हम दोनों पर टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने हमारी ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पर, जिसमें है कि हमें कुछ तत्सम रूप दिए गए हैं शब्दों के और हमें उनके तद्भव रूप लिखने हैं। यानी तत्सम यानी जो संस्कृत में बोले जाते हैं लेकिन उनका जो रूप बदल जाता है तो वो तद्भव में कैसे चेंज हो जाते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है तत्सम, पहले हम उन शब्दों को लिख लेंगे और फिर हम लिखेंगे उनका बदला हुआ रूप अर्थात तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द जो हमसे पूछे गए हैं सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। पाद, पाद का मतलब होता है तद्भव में पैर। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा शब्द है वो है नासिका। नासिका का मतलब होता है नाक। उसके बाद हमारा शब्द आता है हस्त। हस्त का मतलब होता है हाथ, हाथ। और फिर हमसे पूछा गया है ग्राम। ग्राम का अर्थ होता है तद्भव भाषा में अगर हम लिखेंगे तो गांव। ये संस्कृत भाषा के शब्द है और ये तद्भव जो थोड़ा सा उनमें विकार उत्पन्न हुआ है, थोड़ा सा रूप बदल गया है। तो आगे और देख लेते हैं हम। इसमें है वधू। वधू का मतलब होता है बहू। और इसके बाद हमसे पूछा गया है क्षेत्र। क्षेत्र कहते हैं खेत को, जिस खेत में किसान खेती करते हैं उसको क्षेत्र बोला जाता है संस्कृत भाषा में, और तद्भव शब्द में इसका रूप बदलकर हो गया है खेत। अब हमारा नेक्स्ट है शिर। शिर को कहते हैं हम अब सिर, इसका बदला हुआ रूप है सिर। और हमारा जो लास्ट शब्द हमसे पूछा गया है वो है प्रस्तर। प्रस्तर संस्कृत भाषा में होता है और इसका अगर हम तद्भव रूप लिखेंगे तो ये कहलाता है पत्थर। पत्थर। तो इस तरीके से हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी हमने कंप्लीट कर ली। अब बढ़ते हैं हम हमारी थर्ड एक्सरसाइज पर, जिसमें हमसे विदेशी भाषा से जो आए हुए शब्द हैं उनका एग्जाम्पल लिखने के लिए कहा गया है। दो दो एग्जाम्पल हमें उन भाषाओं के लिखने हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है सबसे पहले अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के शब्द पूछे गए हैं, फिर फारसी भाषा के शब्द पूछे गए हैं, उसके बाद हमसे तुर्की भाषा के शब्द पूछे गए हैं और अंत में पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द। इन शब्दों के हमसे दो दो शब्द पूछे गए हैं। तो पहले हम अंग्रेजी शब्द लिख लेते हैं। डॉक्टर, आइसक्रीम। आइसक्रीम ये हो गए हमारे अंग्रेजी शब्द। फिर है फारसी। फारसी में आ जाएगा खुशामद, खुशामद और मजदूर, मजदूर। और तुर्की भाषा में आ जाएगा हमारा तो बंदूक, ये तुर्की शब्द है। और पुर्तगाली शब्द में आ जाएगा हमारा, जैसे हम रोजाना जो हमारे घर के सामानों में इन चीजों की रोजाना हम बात करते हैं, जैसे तौलिया और साबुन, ये हमारे पुर्तगाली शब्द है। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4, जो कि है हमारे लिखित प्रश्न। हम देख लेते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न हमसे जो है वो पूछा गया है कि शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण,
शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम उत्तर लिख लेते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण चार भागों में किया गया। फर्स्ट, उत्पत्ति या स्रोत का आधार, आपको भी याद होनी चाहिए ये। दूसरा हमारा रचना, या इसे व्युत्पत्ति का आधार भी बोला जाता है, व्युत्पत्ति का आधार। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है हमारा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और नंबर 4 जो है वो है हमारा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो इसमें पूछा गया है कि शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। अब हम लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूछा गया है कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है, क्या अंतर है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम लिखते हैं तद्भव के बारे में। तो वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करते समय थोड़ा रूप विकृत हो गया, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। या इसको अगर हम सरल भाषा में लिखना चाहें बच्चों, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि तद्भव शब्द तत्सम शब्दों का बदला हुआ रूप है, जिसे हिंदी भाषा में सरल रूप में प्रयोग किया गया, तो वो हम तद्भव भी लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, वो हमसे पूछा गया है कि देशज और विदेशी शब्द में क्या अंतर है। देशज और विदेशी शब्द में क्या अंतर है। तो देशज या विदेशी शब्द में क्या अंतर है,
या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि देशज या विदेशी शब्द में आप क्या समझते हैं। तो एक ही बात है दोनों की। उत्तर हम लिख लेते हैं। देशज शब्द कौन से होते हैं? किसी, आपको मैंने बताया था आपको, किसी भी क्षेत्रीय भाषा अथवा बोली के शब्द देशज कहलाते हैं, जबकि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो है हमसे पूछा गया है यौगिक और यौगरूढ़ शब्द में क्या अंतर है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यौगिक व यौगरूढ़ शब्द में अंतर बताइए। तो उसका उत्तर हम लिखते हैं, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जबकि यौगरूढ़ शब्द अपने अर्थ के साथ किसी, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ को, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, पीतांबर और लंबोदर। ऐसे ही अगर हम एक एग्जाम्पल और ले, जैसे नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि नीला है कंठ जिसका, वो किसके लिए आया है? शिव के लिए, भगवान शिव के लिए। तो यौगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने अर्थ के साथ साथ किसी तीसरे अर्थ को या किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यौगिक और यौगरूढ़ शब्द में अंतर भी हमने जान लिया। अब हम लेते हैं हमारा अंतिम प्रश्न, यानी नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सार्थक शब्द किसे कहते हैं या आप क्या समझते हैं? दोनों का आंसर सेम ही है, एक ही बात है। उत्तर, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं।
कहते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ उदाहरण में किसान, किसान, मकान आदि। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमारा जो ये शब्द विचार जो चैप्टर है वो उसकी अभ्यास माला को हमने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से जान लिया। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दोहरान करवा देती हूँ कि हमारी जो विदेशी भाषाएं हैं, विदेशी भाषाओं से आने वाले जो शब्द हैं, उन विदेशी भाषाओं के शब्दों को हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। ऐसे कई विदेशी भाषाओं के शब्दों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम विदेशी भाषाओं के शब्दों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमारी जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा के शब्द तो इस तरीके से हमारे जीवन में घर कर गए हैं कि उनको हम ना चाहते हुए भी डेली रूटीन में भी हम उन्हीं को बोलते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है जो कॉलेज अगर जा रहा है तो वो कॉलेज ही बोलता है, उसको विश्वविद्यालय या महाविद्यालय नहीं बोलता है। इसी तरीके से जो स्कूल शब्द है वो भी हमारी भाषा का नहीं है, लेकिन फिर भी हर बच्चा विद्यालय को विद्यालय ना बोल करके स्कूल बोलता है। इसी तरीके से और भी विदेशी शब्द हैं, जैसे फारसी भाषा। अब फारसी भाषा के जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाते हैं, उनके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि फारसी भाषा के 2 शब्दों को हमारी भाषा में ज़्यादातर माना गया है। और जैसे इन शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में पहचान करने के लिए जो हमारे ये सिंपल जो 2 शब्द हैं ज और फ, तो इनको फारसी भाषा के शब्द दिखाने के लिए इन पर ये बिंदी लगा दी जाती है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो 2 वर्ण है ज और फ, ये फारसी भाषा से ही आए हैं। तो ये हिंदी भाषा में जब भी कोई इनसे रिलेटेड कोई भी आप शब्द लिखेंगे तो आप हमेशा जान जाइए कि जहाँ जहाँ ज और फ के नीचे ये बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो शब्द है वो फारसी भाषा से आया है। इसके लिए मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे आप लिखते हैं मजदूर, या आप लिखते हैं जैसे लिखते हैं आप फा से लिख लेते हैं आप, जैसे फैसला, फैसला, या हम लिख लेते हैं मजबूरी, मजबूरी। ये इस तरह के जो शब्द हैं, इनमें ज्यादातर ये जो शब्द है ये इसमें एक शब्द और आता है, जैसे खुशामद, खुशामद, पैगाम। ये जो ऐसे इस तरह के शब्द हैं वो फारसी भाषा से आए हैं। इसी तरीके से हम अगर तुर्की भाषा की बात करें तो तुर्की भाषा में ये जितने भी हमारे जो शब्द हैं, जैसे तोप है, बंदूक है, बारूद है, गोला है, ये सारे जो शब्द हैं ये हमारे तुर्की भाषा के हैं। यहाँ तक कि हम जो किचन में रोज़मर्रा के जीवन में आपके घर में आपकी मम्मी जो चाकू से सब्जी काटती हैं तो जो चाकू बोला जाता है, जो चाकू शब्द है, वो शब्द भी तुर्की भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा में आया है। और भी ऐसे कई शब्द हैं, जैसे जापानी शब्द है। हम ज़्यादातर कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं ऑटो रिक्शा बुला लो, तो ऑटो जो शब्द है वो अंग्रेजी का हो गया, लेकिन उसके साथ हम जो रिक्शा शब्द जोड़कर बोलते हैं तो वो जो रिक्शा शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द माना गया है। जापानी लोग उसको रिक्शा बोलते हैं और वही शब्द हम लोग भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अरबी भाषा है। अरबी भाषा जो है वो अरबी भाषा का सबसे पहला जीता जागता उदाहरण है। आप सबके घर में न्यूज़पेपर आता है, उसको ज़्यादातर आप अखबार ही बोलते हैं, लेकिन उसको आप समाचार पत्र नहीं बोलते, जबकि हिंदी में उसको हम समाचार पत्र बोलेंगे, लेकिन हम सब उसको बोलते क्या है, अखबार। तो वो जो है वो अरबी शब्द है। इस तरीके से हम बोलते हैं पेशेंट, पेशेंट है वो अंग्रेजी शब्द है। बीमार है वो हिंदी शब्द है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, मरीज। तो मरीज शब्द जो है वो भी अरबी भाषा का है। इसी तरीके से अगर बहुत तेज आंधी चलती है, तूफान आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते, हम उसको बवंडर नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं तूफान आ रहा है। तो तूफान जो शब्द है
वो भी अरबी भाषा का है। इसी तरीके से अगर कहीं कोई मदारी है, वो बंदर का खेल दिखा रहा है, डमरू बजा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये तमाशा कर रहा है या खेल दिखा रहा है, तमाशा दिखा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं तमाशा। तो वो जो शब्द है वो भी अरबी भाषा का शब्द है। अब इसके बाद आता है जैसे यूनानी भाषा। यूनानी भाषा, अब इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है जैसे हम जो हमारे यहाँ पहले, अब तो मोबाइल सबके हाथों में है, लेकिन जो पहले लैंडलाइन नंबर चलते थे, जो घर में फोन लगा करते थे, हम उनको बोलते थे टेलीफोन। तो उसको हम टेलीफोन बोलते थे। वो शब्द भी हमारी हिंदी भाषा का नहीं है, वो यूनानी भाषा का शब्द है। इसी तरीके से हमारा जो टेलीग्राम है या टेलीग्राफ है, जो ये शब्द हम यूज करते हैं, वो सब भी हमारे यूनानी भाषा के शब्द हैं। अब हम आते हैं हमारी फ्रेंच भाषा पर। तो फ्रेंच भाषा जो है उससे रिलेटेड है हमारा सबसे फेवरेट जो म्यूजिशियन लोग हैं, वो गिटार बजाते हैं। तो जो गिटार है उसको जो हम बोलते हैं गिटार, वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसीलिए अगर हम कोई चीज, जैसे घर में कोई भी मशीन है, कोई भी किसी भी टाइप की मशीन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो बैटरी से चलने वाली हो, जितनी भी मशीन, जो वर्ड हम बोलेंगे वो फ्रेंच भाषा का है। इसी तरीके से तो इंजीनियर जो शब्द है वो भी फ्रेंच भाषा का है। उसके अलावा अगर हम कहें कारतूस है, कार्टून है, ये जो शब्द हम यूज करते हैं, ये सारे शब्द हमारे फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं। अब बचती है हमारी चीनी भाषा। तो जो चीनी भाषा है उससे जो हम सबसे पहले, हमारे भारतीय हिंदुस्तानी लोगों की जो सबसे पहली पसंद है वो है चाय। सुबह उठते ही हर व्यक्ति चाय पीता है। हिंदुस्तान का 90% लोग चाय पीते हैं। तो जो चाय शब्द है वो चीनी भाषा का शब्द है, हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। इसी तरीके से अगर हम और देखें तो 4 वर्ड के जितने भी ज्यादातर शब्द होते हैं जो हम हिंदी भाषा में यूज करते हैं, जैसे चीकू, चीकू एक फल का नाम है, लेकिन वो भी चीनी भाषा से आया है हमारा। एक लीची जो फ्रूट है वो सब पसंद करते हैं, तो लीची जो शब्द है वो भी हमारा चीनी भाषा से आया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने जाना कि कितनी सारी विदेशी भाषाओं के शब्द जो हैं वो हमारी इस हिंदी भाषा में आ गए हैं। यानी हमारी हिंदी भाषा जो है वो सबको इतनी पसंद आई कि सारे शब्द जो हैं वो हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने शब्द विचार जो है अभ्यास माला को हल किया। बहुत सारी भाषाओं के कुछ शब्दों के बारे में जानकारी ली। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप ये पूरी अभ्यास माला को ध्यान से पढ़िए, आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।